अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर न्यू टीचर नादिया। आपको पहले मैम सबरीना पढ़ा रही थी और मैं जितना कोर्स आपको पढ़ाना था वो कंप्लीट हो गया था। उसके आगे से मैंने इसको कंटिन्यू करना है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एम्फीबियंस वाला चैप्टर है, ठीक है। और आप सबको पता है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस में फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं। तो एम्फीबियंस जितने भी हैं ना, उन सबको क्लास में प्लेस किया गया है और उस क्लास का नाम है क्लास एम्फीबिया, ठीक है। और क्लास एम्फीबिया के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी द मेंबर्स। क्लास एम्फीबिया के मेंबर्स हैं फ्रॉग्स, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, टोड्स, दिस वन इज़ द टोड, सेलेमेंडर, ये सेलेमेंडर है, और सिसिलियन जो कि स्नेक की तरह की नज़र आ रही है, दिस इज सिसिलियन, ठीक है। अब इन तमाम मेंबर्स की अगर आप स्किन को देखें, इसको छोड़ के बाकी सबकी स्किन जो है वो स्लाइमी सी नज़र आती है, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर म्यूकस मौजूद होती है। और इनको अगर हम डिफाइन करें ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन के ऊपर म्यूकॉइड सेक्रीशंस होती हैं और इनकी स्किन के ऊपर कोई भी स्केल नहीं होते, जैसे कि आपने फिशेस में देखा है। और इनके पास ना तो कोई बाल होते हैं, ना ही फेदर होते हैं। और इनका जो लार्वा होता है, जैसे कि आप इस फ्रॉग का ये एग्स है और उसके एग से निकला है ये लार्वा, और इसका लार्वा जो होता है ज़्यादातर इनके जो स्पीशीज़ होती है उनका लार्वा इक्वाटिक होता है, पानी में पाया जाता है। और उसके बाद इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। अगर इस पिक्चर को देखें तो इसमें मेटामॉर्फोसिस हो रही है और ये लार्वा जो है वो अपनी बॉडी फॉर्म चेंज करके एडल्ट बॉडी फॉर्म में चेंज हो गया है। तो इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसमें बॉडी फॉर्म जुवेनाइल स्टेज की और एडल्ट स्टेज की डिफरेंट होती है। अगर हम इसके हार्ट की बात करें तो इसके हार्ट में 2 एट्रियल चैम्बर्स मौजूद होते हैं। और अगर हम इसके स्केलेटन को देखें तो इसके स्केलेटन में अगर हम देखें तो इसके पास एक सर्विकल वर्टिब्रा होता है, ये जो नेक रीजन में वर्टिब्रा होता है, एक सिंगल सर्विकल वर्टिब्रा होता है। और दूसरा इसके अंदर सैक्रल वर्टिब्रा, जो कि इसका 8th वर्टिब्री है, वो भी सिंगल सैक्रल वर्टिब्रा होता है, यानी कि इट हैज़ ओनली 1 सर्विकल वर्टिब्रा एंड ओनली 1 सैक्रल वर्टिब्रा। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी है, और डेफिनेशन एम्फीबियंस की जो है वो आपकी बुक में यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो एम्फीबियन लफ्ज़ है ना, ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है ना। लैटिन में एम्फीबिया का मतलब होता है कि हैविंग अ डबल लाइफ। डबल लाइफ का मतलब ये है कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दोहरी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके खुश्की और पानी दोनों पे रहते हैं और इन दोनों के दरमियान में बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब इनकी लाइफ का कोई ना कोई स्टेज होता है, ये पानी में गुजारते हैं, और कुछ स्टेजेस होते हैं वो लैंड पे गुजारते हैं। जैसे कि आपने अभी फ्रॉग में देखा था कि उसका लार्वा जो है वो एक्वाटिक होता है, ठीक है। अब इसके बाद एम्फीबियंस होते हैं वो टेट्रापोड्स होते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, पोड्स का मतलब होता है फुट, ठीक है। तो इसके 4 फुट होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, और ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो टेट्रापोड्स होते हैं, सवाए फिश के, क्योंकि फ़िश जो होती है ना वो ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास 4 टांगें नहीं होती, ठीक है। और जितने भी टेट्रापोड्स हैं दे हैव हाईली डेवलप्ड, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडेप्टेशंस सीख ली हैं कि वो खुश्की पे आराम से रह सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास रहती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब जब हमारे पास वर्टिब्रेट का ओरिजिन हुआ था ना, तो उसके ओरिजिन के 250 मिलियन ईयर्स के टाइम में जितने भी वर्टिब्रेट्स बने वो सारे वर्टिब्रेट्स बड़ी तेज़ी से रेडिएट हो गए, और फिर उन्होंने अपनी अडेप्टेशंस अपना ली। तो उनके अंदर अडेप्टिव रेडिएशन बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। और वो ज़्यादातर ऐसे सारे जो एम्फीबियंस थे वो एक्वाटिक हैबिटेट में फैल गए, ठीक है। अब इतना पुराना जो पानी था जिसमें सारे के सारे वर्टिब्रेट्स फैल गए थे, वो प्री हिस्टोरिक वाटर था, और उसके अंदर बहुत सारे प्रीडेटर्स रहते थे, और सारे ये ऐसे वर्टिब्रेट्स थे जो कि बड़े एक्टिव थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। लेकिन अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड पर कोई भी वर्टिब्रेट नहीं था, और लैंड पर सारे इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है ना। और लैंड पर जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो प्रीडेटर्स नहीं थे, लेकिन सवाए
आर्थ्रोपोड्स ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स थे जो प्रीडेटर्स थे, यानी कि वो छोटे एनिमल्स को खाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक्वाटिक एनिमल्स जो थे ना, उन्होंने खुश्की और पानी के एज पे आना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ऐसे एनिमल्स जो कि एज पे आते थे वो दूसरे एनिमल्स का शिकार ज़्यादातर नहीं बनते थे। उनके लंग्स उनके अंदर मौजूद थे और उससे वो ब्रीथिंग करते थे, और उनके पास मस्कुलर फिन्स थे। ठीक है ना, आपने फिश में फिन्स देखे थे, लेकिन वो मस्कुलर फिन्स नहीं थे। ये जो आते थे ना एज पे खुश्की और पानी के, उनके पास ऐसे फिन्स थे जो कि मस्कुलर थे, मसल्स उनके पास थे, और वो उन फिन्स के ज़रिए से जो एज पे मड होता था ना, उसको अपनी बॉडी के ऊपर स्करिंग करते थे। स्करिंग का मतलब है बड़ी तेज़ी से अपनी बॉडी के ऊपर फैलाते थे। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा खुराक मौजूद थी आर्थ्रोपोड्स की फॉर्म में, क्योंकि वो आर्थ्रोपोड्स को खाते थे जो उस एज पे रहते थे। ठीक है ना, और आज की अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो ये भी वही एनिमल्स हैं जो पास्ट में एज पे रहा करते थे, यानी कि खुश्की और पानी के एज पे आया करते थे। तो आजकल के इनको ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहते हैं, लेकिन जो आजकल की मॉडर्न एम्फीबियंस हैं वो आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। क्लास एम्फीबिया की 3 ऑर्डर्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक है ऑर्डर कॉर्डेटा। ऑर्डर कॉर्डेटा के अंदर आ जाते हैं सैलामेंडर्स, न्यूट्स आ जाते हैं इसमें। ऑर्डर जिम्नोफियोना के अंदर आ जाते हैं सेसिलियंस। ऑर्डर एरियोरा में आ जाते हैं फ्रॉग एंड टोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि एम्फीबियंस का जो ओरिजिन हुआ है ना, वो सार्कोप्टेरिजियन फिशेस से हुआ है, जो कि सार्कोप्टेरिजियन फिशेस जो कि लोब्ड फिन फिशेस थी। ठीक है ना, और एम्फीबियंस एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ एम्फीबियन से बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फॉर्म्स बनी है जो कि अब मौजूद है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एंशिएंट सार्कोप्टेरिजियन जो था इनका इंसेस्टर था, और उससे एडेप्टिव रेडिएशन हुई, और एडेप्टिव रेडिएशन के नतीजे में बहुत सारे एम्फीबियंस बने जो कि आज मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा आजकल वैरायटी मौजूद है एम्फीबियंस की। उसके बाद ये कहते हैं कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन जो है फर्स्ट एम्फीबियन कौन सा था। ठीक है, हम एंसेस्ट्रल एम्फीबियन का नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन हम एक एनिमल है जिसके फॉसिल हमें मिले हैं इक्थायोस्टेगा, और ये कहते हैं कि इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना वो अर्लीस्ट एम्फीबियन से मिलता जुलता है। ठीक है ना, और इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि इसके लिम्स, इसका स्कल और उसका टीथ जो है उससे हमें पता चलता है कि ये एंशिएंट एम्फीबियन है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कौन एंसेस्टर कौन सा था। ठीक है ना, ये एंसेस्ट्रल नहीं है, बल्कि ये सबसे पुराना हम कह सकते हैं कि ये एम्फीबियन है। ठीक है, तो अभी तक हमें इंसेस्ट्रल एम्फीबियन का क्यों नहीं पता चला, क्योंकि हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होता है। इसके अलावा हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, आपको पता है क्या होती है कि दो मुख्तलिफ तरह के एनिमल जब एक ही तरह के माहौल में रहते हैं तो उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स अपीयर हो जाते हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा हो जाता है। ठीक है, और पैरेलल एवोल्यूशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं मगर वो स्पीशीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, और फिर जब वो सेम एनवायरनमेंट में रहती हैं तो उनके अंदर इतनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि वो बिल्कुल एक जैसे दिखने में नज़र आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सटिंक्शन हो जाती है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से, पैरेलल एवोल्यूशन की वजह से और एक्सटिंक्शन होने की वजह से हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि एंसेस्टर एम्फीबियन का कौन सा है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि सबसे एंशिएंट एम्फीबियन जो है वो इक्थायोस्टेगा था। और हम इसको एंशिएंट एम्फीबियन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्कल और टीथ का स्ट्रक्चर जो होता है और इसके लिम्ब का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है कि ये एंशिएंट एम्फीबियन है। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सार्कोप्टेरिजियन इंसेस्टर है, और इससे मुख्तलिफ एनिमल्स बने, और इससे आजकल के मॉडर्न एम्फीबियंस जो कि हमने पढ़ा था फ्रॉग एंड टोड, सैलामेंडर, सेसिलियंस बने हैं। ये पिक्चर जो है ये हिकमैन की बुक है ज़ूलॉजी की, वहाँ से ली है, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको दिखाई है ये पिक्चर। दिस इज़ पिक्चर ऑफ इक्थायोस्टेगा, जिसको हम अर्ली एम्फीबियन कह रहे हैं, जो सबसे अर्ली एम्फीबियन है। ये हमें डिस्कवर हुआ था ईस्टर्न ग्रीनलैंड में लेट डिवोनियन डिपॉजिट्स में। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ना वो 65 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 65 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर खुश्की पर रहने के लिए जो अडेप्टेशन है वो ये है कि इसका हैवी पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल है। ठीक है, अब इसका ये हमारे पास पेक्टोरल गर्डल है, यानी कि इसके बड़े मजबूत और हैवी पेक्टोरल गर्डल है, यानी कि ये जो बाजू की हड्डियाँ, और इसके अलावा
पेल्विक गर्डल जो इसके हिप बोन्स और ये होता है लेग्स हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं ताकि ये मूव कर सके ग्राउंड के ऊपर। और इसके अलावा इसके स्टर्डी लिम्स हैं, यानी कि इसकी जो दोनों लिम्स हैं, ये जो टांगे आगे और पिछले वाली, ये काफ़ी मजबूत टांगे, स्टर्डी मीन्स मजबूत होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जॉज भी बहुत मजबूत हैं, जिससे ये पता चलता है, तो इसके बड़े मजबूत जॉज है, इससे पता चलता है कि ये एक प्रीडेटर था और ये शैलो वाटर में रहता था, शैलो वाटर के मतलब कम गहरे पानी में रहता था, और ये साहिल के ऊपर शिकार करने के लिए निकलता था। दूसरे इसके फीचर्स क्या हैं कि इसके पास स्कल ऐसा है जो कि सार्कोटेजियन फिशेस की तरह का है, ठीक है। अगर आप इसके स्कल को देखें तो इसका स्कल जो है ये फिशेस से मिलता जुलता है। इसकी हम पिक्चर से देख सकते हैं, एक उस पिक्चर से हम देखते हैं इसको। ये पिक्चर भी हिकमैन की बुक से है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक एंशिएंट फिश है, और इस फिश की एवोल्यूशन हुई है, उसके बाद से इक्थायोस्टेगा बना। तो इक्थायोस्टेगा जो है ना, इसकी अगर आप स्कल बोन्स देखें ना, तो यानी कि बिल्कुल ऐसी चिपटी हुई बोन्स है जैसे कि इस मछली के अंदर है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी फिश लाइक बोन्स है, ठीक है। दूसरा ये हम इसकी कहते हैं कि इसकी जो स्कल है, इसकी स्कल का जो रूफ होती है ये ऊपर वाली, और इसकी स्कल की जो बैक होती है पिछले वाला हिस्सा, इन दोनों की आपस में जो जॉइंट है, इनका जो जोड़ है इस तरह है कि ये चिपटा हुआ सार होता है, इसका फ्लैट हेड होता है, जिसकी वजह से ये अपनी गर्दन को घुमा नहीं सकता, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकता, जैसे हम अपनी गर्दन को मूव कर सकते हैं। इसकी टेल अगर हम देखें, इसकी ये टेल है और इसके ऊपर यहाँ पर जैसे मछली के ऊपर फिन्स होते हैं ना, वैसे ही फिन इसकी टेल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब इसकी ये फिन लाइक टेल के अंदर यहाँ पर आपको ये देखें, ये नज़र आ रही है लाइनें सी, ये लाइन जो है ना, ये है बोनी रेज, ठीक है। और ये बोनी रेज जो है ये एग्जैक्टली इसकी दुम अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी दुम के अंदर वर्टिब्री मौजूद है, और उसकी वर्टिब्री की ये जो किनारे निकल रहे हैं ये है स्पाइंस। तो वर्टिब्री के जो स्पाइंस हैं उसके डायरेक्टली डॉर्सल साइड के ऊपर आपको ये बोनी रेज नज़र आ रही हैं, जो कि फिन को सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि फिन को बना रही हैं, ठीक है। और इस से ये ओवरऑल टेल को सपोर्ट मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनिएजेस की, यानी कि दो शाखें निकली हैं जो कि एम्फीबियन की हैं, और वो कब बनी, वो लेट डिवोनियन और अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड के दरमियान में बनी थी, ठीक है। अब ये दो लीनिएजेस, हम इनको दो डिफरेंट लीनिएजेस में कैसे डिवाइड किया है, हमने इस बुनियाद पे डिवाइड किया है कि एक हमारे पास लीनिएज ऐसी है जिसकी रूफ स्कल की और स्कल का जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो दूसरे के साथ अटैच हुआ है, ऐसे अटैच हुआ है कि वो जो ओवरऑल उसका स्कल है वो चिपटा सा होता है और स्कल मूवेबल भी नहीं होता। जबकि दूसरी ऐसी लीनिएजेस है जिसमें रूफ और पोस्टीरियर पोर्शन स्कल का नॉर्मली अटैच होता है और वो मूवेबल होता है, ठीक है। तो हम पहले जो एक लीनिएज हम देख लेते हैं, दैट इज़ एमनियोट लीनिएज। तो एमनियोट लीनिएज में क्या होता है कि एमनियोटिक एग होता है ऐसी लीनिएज में, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एमनियोटिक एग होता है। एमनियोटिक एग ऐसा एग होता है जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे सर्वाइव कर सकता है और वो ड्राई नहीं होता, और उसके अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। और एमनियोटिक एग ले करने वाले एनिमल्स जो हैं वो हैं रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल, यानी कि एमनियोटिक लीनिएज की जो मेंबर्स हैं इसमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी लीनिएज है वो हमारे पास जुरासिक पीरियड में फ्लरिश की थी, और इस लीनिएज का नाम है नॉन एमनियोट लीनिएज, ठीक है। इसके बहुत सारे मेंबर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके जो कुछ मेंबर्स मौजूद हैं वो एम्फीबियंस के मेंबर्स हैं, और वो आजकल के मॉडर्न 3 ऑर्डर्स जो मैंने आपको बताए थे, कॉर्डेटा, जिम्नोफियाना वगैरह, वो इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो हमारे पास एक थर्ड लीनिएज भी थी, लेकिन उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। वो लीनिएज जो थी वो लेट इन द कार्बोनिफेरस पीरियड में ख़त्म हो गई थी। चूँकि 2 लीनिएजेस मौजूद हैं अभी, इसलिए हमने सिर्फ 2 लीनिएजेस का यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर हम इस फाइलोजेनेटिक ट्री को देखें तो इसके अंदर जो आपने याद करना है या थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आप देख लें कि इसके अंदर इन्होंने एंसेस्टर दिखाया है कि 4 लिम्स वाला एंसेस्टर है, यानी कि टेट्रापोड है, और इस तरह के जो एंसेस्टर था उसके पास मूवेबल हेड था, यानी कि जैसा हम अपने इस गर्दन को घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, वो उनके पास भी मूवेबल हेड था, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इधर से हमारे पास 2 लीनिएजेस निकली हैं, ब्रांचिंग हो गई है, और उसके बाद एक जो हमारे पास लीनिएज है उसके पास ऐसा स्कल है जो कि मूव नहीं
नहीं करता, और साथ ही साथ जो है ख़ास किस्म की अटैचमेंट है स्कल की ब्रेन के इसके साथ। मैंने आपको बताया कि चिपटा हुआ सारा है उसका, सब फिशेस के अंदर होता है। तो ये हमारे पास जो लिनिएज यहाँ से निकली है ये वाली लिनिएज है नॉन एमनियोटिक लिनिएज, और इसमें से जिनके ऊपर इस तरह का मार्क लगा हुआ है ये वो एनिमल्स हैं, ये वो कैटेगरी है जो कि ख़त्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं इस कैटेगरी के एनिमल्स। जबकि एन्यूरा जो कि फ्रॉग आते हैं, कॉर्डेटा, जिंगोफियोना ऑर्डर जो है वो अभी लिविंग है। ठीक है, इसी तरह अब हम दूसरी लीनिएज की तरफ चले हैं जो कि एमनियोटिक लीनिएज है, और इसमें जो एनिमल्स हैं वो उनका स्कल, रूफ और चीक्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, जैसे कि हम अपनी एग्जांपल ले लें। और ये एमनियोटिक लीनिएज है, लिहाजा इनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यानी कि जो एमनियोटिक एग होता है ना उसके अंदर 3 मेम्ब्रेन्स मैंने आपको बताया था होती हैं, उन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस इसके अंदर होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये एमनियोड्स हैं और बाकी की जो भी कुछ ऐसे टैक्सा हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट सर्वे ऑफ एम्फीबियंस पढ़ते हैं। एम्फीबियन जो होते हैं ना वो आपको हर कॉन्टिनेंट में मिलते हैं सिवाय एंटार्क्टिका की, और वो ओशियानिक आइलैंड्स में भी कुछ ओशियानिक आइलैंड्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं इसमें 3000 मॉडर्न स्पीशीज़ हैं, और लेकिन कभी कभार लेकिन ओवरऑल हम बात करते हैं कि कभी ये बहुत ही बड़ा डाइवर्स ग्रुप था और इसकी 3000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ थी, लेकिन अब जो 3000 स्पीशीज़ हैं ये एक रेमिनेंट हैं, यानी कि ये कुछ भी नहीं है जितनी ज़्यादा पहले पास में स्पीशीज़ थी। ठीक है, अब इसके ना आजकल जो एम्फीबियंस सर्वाइव करते हैं उनके 3 ऑर्डर्स हैं। नंबर 1 इज़ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आ जाते हैं सैलमेंडर्स। दूसरा ऑर्डर है एन्यूरा जिसमें फ्रॉग्स एंड टोड्स आ जाते हैं। जिम्नोफियोना के अंदर आ जाते हैं ससीलियंस। तो पहला हम ऑर्डर स्टार्ट करते हैं ऑर्डर कॉर्डेटा, और ऑर्डर कॉर्डेटा के अंदर जो मेंबर्स हैं ना उनको हम कहते हैं सैलमेंडर्स। ठीक है, इसमें कॉर्डा का मतलब है टेल, एटा मीन्स पेयर। ठीक है ना, सैलमेंडर्स ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनके पास टेल होती है, उनकी पूरी ज़िंदगी में इनके पास टेल होती है। ठीक है, इनके पास 2 टांगें होती हैं और इनकी टांगें ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं हैं। ठीक है, अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं। तो ये देखें आप, ये हमारे पास है सैलमेंडर्स, आपको ये मुख्तलिफ़ तरह की सैलमेंडर्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि इनके पास 2 लेग्स हैं, 2 पेयर ऑफ लेग्स हैं। एक पेयर ऑफ लेग इनका ये वाला, ये पहला पेयर है, और ये इसके पास दूसरा पेयर है लेग का। ठीक है, ये फर्स्ट पेयर है और ये दूसरा पेयर है लेग्स का। और ये हमारे पास हमें इसकी 115 से लेकर 350 डिस्क्राइब स्पीशीज़ सैलमेंडर्स की जो कि नॉर्थ अमेरिका में रहती हैं। ये इनका हैबिटेट है कि ये नॉर्थ अमेरिका में रहती हैं। ठीक है, कुछ जो होती हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल सैलमेंडर्स होती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल सैलमेंडर्स होती हैं वो आपको फॉरेस्ट फ्लोर लिटर पे मिलती हैं, और इनके एक्वाटिक लार्वा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको बिल्कुल ज़मीन पर पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, और ऐसे लग रहा है कि ग्रीनरी है, यानी कि ये जंगलात के अंदर जो पत्ते ज़मीन पर गिर जाते हैं ना उसको कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर लिटर, उसके ऊपर आपको ये मिलेंगी। ठीक है, और ये मॉइस्ट एरिया में रहती हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद सैलमेंडर्स जो होती हैं वो कुछ सैलमेंडर्स जो हैं वो केव्स में रहती हैं, गारों में रहती हैं, और गारों में इसलिए रहती हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और यानी कि टेम्परेचर कभी ज़्यादा अचानक से ठंडा नहीं हो जाता या अचानक से गर्म नहीं हो जाता, और मॉइस्चर भी उसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, यानी कि नमी रहती है उसमें, तो इस वजह से इनके लिए आइडियल इन्वायरमेंट है, इसलिए वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास सैलमेंडर्स जो हैं उनकी 2 फैमिलीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक है प्लेथोडोंटिडी फैमिली, और दूसरी फैमिली का नाम है सैलमेंडरिडी। ठीक है, प्लेथोडोंटिडी फैमिली जो होती है इसके मेंबर्स होते हैं ये फुली टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि ये पूरी तरह से खुश्की में रहते हैं, और इनके अंडे जो होते हैं वो खुश्की में दिए जाते हैं, और यंग भी खुश्की पे ही पैदा होते हैं, यानी कि अंडे से जो बच्चा निकलता है वो भी खुश्की में निकलता है। और इनका जो यंग होता है वो एडल्ट फॉर्म की तरह की ही इसकी बॉडी फॉर्म होती है, मगर उसकी साइज़ जो होता है वो एडल्ट से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, यानी कि मिनिएचर एडल्ट होता है इसका। ठीक है, और इसके बाद सैलमेंडरिडी फैमिली को डिस्कस कर लेते हैं। ये सैलमेंडरिडी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, इसके मेंबर्स को कहते हैं न्यूट्स। ठीक है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव के हवाले से कि सैलमेंडरिडी फैमिली के मेंबर्स न्यूट होते हैं, और ये अपनी ज़्यादातर लाइफ जो होती है वो पानी में गुजारते हैं, और ये इनके पास कॉर्डल फिन होता है, यानी कि इनकी जो पीछे टेल होती है ना इसके ऊपर छोटा सा, इधर इसमें इतना ज़्यादा अपरेंट नहीं है, कॉर्डल फिन होता है इसके ऊपर।
ठीक है। अब इनके पास सेलेमेंडर की जो हम बॉडी की लेंथ देखते हैं तो फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 1.5 मीटर तक हो सकता है, यानी कि 1.5 मीटर तो बहुत ही लंबी सेलेमेंडर है। और ये जायंट सेलेमेंडर इसको कहते हैं, ये जापानीज जायंट सेलेमेंडर है और इसका नाम है एंड्रियास जापोनिकस। ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी नॉर्थ अमेरिकन सेलेमेंडर है उसका नाम है हेलबेंडर, और ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये दुनिया की सबसे बड़ी सेलेमेंडर है और इसका कॉमन नेम है हेलबेंडर, उसका साइंटिफिक नेम है क्रिप्टोब्रैंकस एलेगहेनियंसिस। ठीक है। और ये इसकी लेंथ जो होती है वो 65 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे लार्जेस्ट सेलेमेंडर है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेलेमेंडर है ना, इससे भी बड़ी सेलेमेंडर है, वो 1.5 मीटर लंबी होती है और उसका नाम है जापानीज जायंट सेलेमेंडर एंड्रियास जापोनिकस। ठीक है। अब सेलेमेंडर्स जो होते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन को देख लेते हैं। ठीक है। इसमें आप फर्टिलाइजेशन की हेडिंग डालें। सेलेमेंडर्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ज़्यादातर। ठीक है। कुछ जो सेलेमेंडर्स एक्सटर्नल फर्टिलाइज भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर इंटरनली फर्टिलाइज करती हैं। अब मेल्स होते हैं इनके एक पायरामिडल जेलेटिनस स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये मेल सेलेमेंडर है और इसने ये एक पायरामिड शेप स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस किया है और ये जेली की तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। ठीक है। और इस स्पर्मेटोफोर के ऊपर टॉप पे स्पर्म्स मौजूद होते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप ये देखें तो ये इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ पर स्पर्म्स मौजूद होंगे। हम कह सकते हैं कि इसको स्पर्म्स का कैप लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट कहाँ किया गया है, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट किया गया है, ज़मीन के ऊपर ये डिपॉजिट हुआ है। ठीक है। फीमेल आएगी और फीमेल स्पर्म कैप को पिक करेगी अपने क्लोएका के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल जब आएगी ना इसके ऊपर, ठीक है, ये मेल ने डिपॉजिट किया इधर। अब ये वाली फ़ीमेल आ रही है और फीमेल आके अपने क्लोएका जो होता है वो इसकी ऐसी ओपनिंग होती है जहाँ से वो वेस्ट निकालती है, पीसेस निकालती है। अब ने उस क्लोएका से वो इसको पकड़ लेगी और इसकी जो कैप के ऊपर स्पर्म्स हैं उनको पिक कर लेगी। ठीक है। और पिक करने के बाद में वो क्लोएका के पास एक पाउच होता है, उसको कहते हैं स्पर्माथिका, उसके अंदर वो स्पर्म्स को स्टोर कर लेगी। फिर उसके बाद जब उसके क्लोएका के अंदर से एग्स निकलते हैं, जो ही उसके क्लोएका से एग निकलेंगे ना तो पास ही जो पाउच होगा स्पर्माथिका उससे स्पर्म्स रिलीज़ होंगे और वो एग को फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है। अब एग जब फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। अब एग्स जो होते हैं ना वो ले किस तरह के रहते हैं, इनके डिफरेंट पैटर्न है। या तो ये एग्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सिंगल एग जो है वो रिलीज़ किया गया हुआ है। ठीक है। डिपॉजिट किया गया, या फिर वो आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में यानी कि चेन की फॉर्म में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर वो क्लम्प्स यानी कि गुच्छे की फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। अब इसके लार्वे को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गए हैं लार्वे। ठीक है। तो जो लार्वा होता है ना वो अडल्ट्स की तरह ही होता है, लेकिन लार्वे का साइज़ थोड़ा सा स्मॉल होता है। ठीक है। इनके पास क्या होता है, इनके पास एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। ठीक है। इनके पास टेल फिन होता है। एक्सटर्नल गिल्स को अगर हम देखें तो ये इसके एक्सटर्नल गिल आपको लार्वे के नज़र आ रहे हैं, ये इस लार्वे के नज़र आ रहे हैं। दो डिफरेंट स्पीशीज़ के लार्वे हैं। ठीक है। और इनके पास लार्वल डेंटिशन होती है, यानी कि इनके अंदर जो दांत होते हैं वो लार्वे वाले होते हैं। और इनके पास टेल फिन होता है। अगर आप इनकी टेल्स को देखें तो इनकी टेल के ऊपर ये देखें ऊपर फिन है, यहाँ पर भी फिन है, यहाँ पर भी फिन है, टेल फिन। ठीक है जी। और इसके अलावा इनकी टंग जो होती है छोटी सी होती है, रूडिमेंट्री होती है, ना होने के बराबर होती है। एक्वेटिक लार्वा स्टेजेस जो होते हैं वो यूजुअली मेटामॉर्फोस करके टेरेस्ट्रियल एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है। ये मेटामॉर्फोस करेंगे और फिर बाद में एडल्ट की बॉडी फॉर्म में एज्यूम करेंगे। कुछ सेलेमेंटर्स होते हैं उनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, वो पीडोमॉर्फोसिस करते हैं, जैसे कि नेक्चुरस। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नेक्चुरस नज़र आ रहा है आपको, नेक्चुरस, मैकोलस, मैक्यूलोलस। ठीक है। तो नेक्चुरस मैक्यूलोलस जो है ये इसकी पिक्चर आपकी बुक में नहीं दी हुई, तो ये दूसरी बुक से निकाली है बुक पिक्चर। तो ये हमारे पास मेटामॉर्फोस करके एडल्ट में चेंज नहीं होता, बल्कि ये पीडोमॉर्फोसिस दिखाता है। ठीक है। और ये अभी लार्वल स्टेजेस में ही होता है कि इसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, लिहाजा ये पीडोमॉर्फोसिस शो करता है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर कॉर्डेटा तक ही हमने कंप्लीट करना था। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्डर जियोमेट्री है ना। आज के लिए आपने इतना ही करना है। अल्लाह हाफ़िज़।